नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत बड़ी खबर डिकोड हुआ, बल्कि लीक हो गया महाराष्ट्र में। हालांकि बहुत दिन से ये चर्चा चल रही थी कि ऐसी बातें ऐसे समय में संजय राउत कह क्यों रहे हैं, मामला लीक हो रहा है। उनके मन में क्या चल रहा है, वो करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, किसको उकसा रहे हैं, किसको फंसा रहे हैं। दो तीन बयान आए हैं संजय राउत के। एक बयान आया, उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या खेल चल रहा है। दिशा केस में 22 जून को तारीख लग गई है, मुंबई हाईकोर्ट में हियरिंग होनी है और जून का महीना है। 11 जून को संजय राउत बयान देते हैं। उसके पहले ही, बल्कि मुश्किल से आप समझिए कि 9-10 जून को संजय राउत बयान देते हैं कि देश भर के अदालत के जो जज हैं वो अपने नाम के पीछे जस्टिस ना लिखें, जज फलाना ना लिखें, जज किसी और का नाम आगे जो नाम है वो ना लिखें। क्या लिखें? दलाल लिखें। कौन कह रहे हैं? ये संजय राउत कह रहे हैं। जज अपने नाम के पीछे जज ना लिखें, लिखें दलाल। और वो किसी एक जज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम में लोअर जुडिशरी से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों तक सबके बारे में वो कह रहे हैं कि वो दलाल लिखें, जज ना लिखें। खुद को जज लिखने के लायक वो नहीं है। ये बात संजय राउत कह रहे हैं। उसके बाद संजय राउत का एक दूसरा बयान आया कि अब हमें राम मंदिर जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? अयोध्या। और मेरी बात हो गई है उद्धव जी से और हमने कहा है कि हमको राम मंदिर जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, हमें राम मंदिर अयोध्या जाना पड़ेगा। अयोध्या गए बगैर कुछ नहीं हो सकता। खाली जाना नहीं पड़ेगा, श्री राम के चरणों में झुक करके माफी मांगना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है, माफ कर दीजिए, हे श्री राम मुझे बचा लीजिए। श्री राम के शरण में आए हैं, श्री राम ही अब बेड़ा पार करेंगे। इसलिए हमारी उद्धव जी से बात हो गई है और हम लोग अयोध्या जाने वाले हैं। अब ये भी बात हो गई साहब, हम लोग अयोध्या भी जाने वाले हैं। तीसरी बात, अब इसको डिकोड में कर रहा हूं, अभी आप देखते जाइए। डिकोड जो हो चुका है आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें, क्या खेल चल रहा है। तीसरी बात उन्होंने कही कि शरद भाऊ पवार को कोशिश करनी चाहिए मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनने की। और जो कांग्रेस से निकल करके पार्टी गई है उनको वापस कांग्रेस में जाना चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। ये विकल्प तभी मजबूत होगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत पहलवान के सामने कमजोर पहलवान लड़ाई नहीं लड़ सकता है। तो वो शरद भाऊ पवार को मशवरा दे रहे हैं कि आप छोटे दलों को जो कि कांग्रेस से निकल के गए हैं उन सबको इकट्ठा कीजिए, उन सबको कांग्रेस में शामिल करवाइए। अब तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से टूट करके गई थी, उनको बनाइए। आपकी पार्टी टूटी थी, उनको बनाइए। और जो छोटे मोटे इधर उधर जो विधायक एमएलए एमपी गए थे, अपना उन्होंने किया, जो अस्तित्व में नहीं है, उन सबको जुगाड़ करके, मिला करके, जोड़ करके सबको आप ये कमान थामिए, अपने हाथ में लीजिए और सारे दलों को जो कांग्रेस से निकल करके गए थे सबको कांग्रेस में लेकर के आइए, पहलवान बनाइए, मजबूत पहलवान बनाइए। उनके लिए ये सलाह दे रहे हैं संजय राउत। अब ये तीनों सलाह ऐसे हैं जो तीनों सलाह उद्धव ठाकरे को बुरी तरह से फंसा रहा है।
जो पहली बात उन्होंने कही उसमें बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ है। षड्यंत्र ये है मित्रों, दोस्त बनकर तुम्हारे पीठ में खंजर घोंपूंगा और तुम्हारी पार्टी पर कब्जा करूंगा। जब तुम पूरी तरह से फिनिश हो जाओगे तो कौन है अब तुम्हारे पास? अब तो कोई बचा नहीं एकनाथ शिंदे जो क्लेमेंट बनेगा। राज ठाकरे हो सकता है वो अपनी रास्ते पर है, तो कोई बचा नहीं, तो मैं हूं, मैं उस पार्टी को कब्जा कर लूंगा। और इस राह में एक ही रोड़ा है, वो रोड़ा है आदित्य ठाकरे। तो आदित्य ठाकरे के खिलाफ अभी एक सुनवाई होनी है। 22 जून को मुंबई हाईकोर्ट में जस्टिस सारंग कोतवाल के बेंच में दिशा सालियान केस की सुनवाई होनी है, जो अपने फाइनल समझिए कि फाइनल दौर में है। वहां से हाईकोर्ट को अब सिर्फ आदेश देना है एफआईआर लॉन्च करने का, रजिस्टर करने का। तो इसी दौरान संजय राउत कह रहे हैं कि जजों को अपने नाम के पीछे जज नहीं लिखना चाहिए, दलाल लिखना चाहिए। मतलब उनको भड़का रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं, ताकि ये बात, और मतलब उनके मन में ये हो रहा है कि अभी तक आप एफआईआर का आदेश दे क्यों नहीं रहे हो, जल्दी दो। अंदर की खबर ये है, ये नहीं है कि वो आदित्य ठाकरे को बचाना चाह रहे हैं और अदालत के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो सीधा सीधा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से सारे अदालत के जजों में गुस्सा आ जाए और गुस्सा से जाए और 22 तारीख को एफआईआर का आदेश दे, और एफआईआर के आदेश होते ही आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाए। बस एक बार वो जेल गया नहीं, उसके बाद तो उनको बेल मिलना मुश्किल है, क्योंकि गैंगरेप और हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने उद्धव ठाकरे से बात कर ली है, उद्धव जी से, और ये स्पष्ट हो गया है कि अब राम के यहां गए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो राम के पास जाकर के माफी मांगेंगे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्यों कहा ऐसा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको अभी भी डर है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की पार्टी शुद्ध सनातन की पार्टी थी, उनको इस बात का इल्म हो गया है कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी की विचारधारा जो थी उससे उद्धव ठाकरे अलग हो गए। तो बदनाम कर दो उद्धव को कि ये उद्धव थे जिन्होंने ये सारा गुड़ गोबर किया, हम तो राम के भक्त हैं। उद्धव जाएंगे कि नहीं जाएंगे अयोध्या, लेकिन हम तो जाएंगे और माफी मांगेंगे, श्री राम के चरणों में बैठ करके माफी मांगेंगे। उद्धव ठाकरे तो अयोध्या हो भी आएंगे, हो भी आए होंगे पता नहीं, लेकिन चले भी जाएंगे। लेकिन ये क्यों कह रहे हैं हम अयोध्या जाएंगे, माफी मांगेंगे? खुद को हिंदू हृदय सम्राट बताना चाह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था तो बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ी भूमिका थी, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। इसीलिए श्रीमान चाह रहे हैं कि वो जो थाती है बाला साहब ठाकरे की, जो पूंजी है, वो संजय राउत के हाथ में आ जाए। अब तीसरी कहानी सुन लीजिए, संजय राउत के हाथ में तो आए ही, और दूसरा कि अगर ये माफी नहीं मांगने जाते हैं तो हमने तो कहा था कि चलिए राम मंदिर, राम के चरणों में जाकर के ये करेंगे और उससे भाजपा से कुछ साठगांठ करने की कोशिश करेंगे अगर कुछ होगा तो। तीसरा जो उन्होंने राय दी, तो सुप्रिया सुले ने कहा कि हम बारिश शुरू होने के पहले तय करेंगे कि रेनकोट पहने या छाता लें। अभी हम क्यों तय कर लें? अभी कौन सा खेल खत्म हो रहा, धरती उल्टी जा रही है, अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। तो बारिश जब शुरू होगी, बारिश का जब मौसम आएगा, तब हम तय करेंगे कि रेनकोट पहना जाए या छाता लिया जाए। ये कौन कह रही हैं? सुप्रिया सुले कह रही हैं। किसकी सलाह पर कह रही हैं? और कह रही हैं कि संजय राउत जी का जो सलाह है, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूं, ये बहुत सही है। उधर शरद कांग्रेस पार्टी के जो नानो पटोले हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि
शरद पवार और कांग्रेस के विलय की बात तो बहुत पहले हो गई थी, शरद पवार की तरफ से यह प्रस्ताव भी आया था, लेकिन फिर किसी कारण से यह विलय नहीं हो सका। हम लोग रेडी हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी डूबती जहाज है, उस पर चढ़ेगा कौन? क्योंकि मैं बार बार मैं कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी को अंदर से डर है कि अगर ये सारी शक्तियां इकट्ठा होकर के एक अम्ब्रेला के नीचे आ गई, जो गठबंधन नहीं पार्टी का सिंबल लेकर के चले, तो उस परिस्थिति में दिक्कत हो सकती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हमने ये भी आजमा करके देख लिया, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस एक डूबती जहाज है, शरद भाऊ उसमें शामिल नहीं होंगे। तो अभी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं सपकाल जी, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डायन है। डायन। अगर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कांग्रेस पार्टी को डूबती जहाज, तो सपकाल कह रहे हैं कि वो डायन है। डायन की तरफ उनकी नजर लगी हुई है कि कांग्रेस पार्टी कहीं मजबूत ना हो जाए। और डायन क्या होती है? अपने ही बच्चों को खाने लगती है। तो वो अपने ही जो साथी हैं, घटक दल के जो सदस्य हैं, उनको ही खत्म कर रही है। उनका कहना है एकनाथ शिंदे को उन्होंने खत्म कर दिया, मतलब वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते थे। उनका कहना है नीतीश कुमार को खत्म कर दिया, मतलब वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चिरकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहे, एकनाथ शिंदे भी चिरकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहे, तब इनका होगा कि नहीं, तब ये डायन नहीं है। अभी वो डायन है। कांग्रेस के जो राज्य के अध्यक्ष हैं सपकाल साहब, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डायन है। लेकिन ये डिकोड कैसे हुआ? अंदर की खबर मित्रों ये है कि जब संजय राउत को एक मीटिंग के दौरान बाथरूम में बंद किया गया, कुछ लोग तो कहते हैं बहुत पिटाई की गई संजय राउत की, अब उसमें सच्चाई क्या है नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन संजय राउत को जब बुरा भला कहा गया, और वो भी उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के प्रेजेंस में कहा गया, और उन्होंने कोई जुबान नहीं खोला, तब से संजय राउत के मन में अंदर ही अंदर एक वितृष्णा हो गई है दोनों बाप बेटे के प्रति, और वो अंदर से चाहते हैं कि ये जेल चले जाए। बाहर से लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। बाहर से तो वो कहते हैं कि सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई अलाय है उनका तो संजय राउत है। लेकिन सच बात यह है कि संजय राउत ये कोशिश कर रहे हैं कि बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरीके से आदित्य ठाकरे एक बार जेल चले जाएं, और जेल जाने के सारे आधार भी मौजूद हैं। जिस दिन वो जेल गए नहीं, संजय राउत अपना पाशा फेंकना शुरू कर देगा। और अब तो ये स्थिति ये है, कहा यह जा रहा है कि संजय राउत के पास कोई ना कोई ऐसी सीडी मौजूद है जिसकी वजह से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे संजय राउत के खिलाफ जुबान खोलने से बच रहे हैं। मतलब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बच रहे हैं, क्योंकि संजय राउत के पास कोई ऐसी सीडी मौजूद है जिस सीडी की डर की वजह से आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों पजामे में हैं। दोनों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हमारे ही चैनल पर किशोर तिवारी आए थे, उन्होंने खुद कहा कि मैंने आदित्य ठाकरे को, जब ये घटना हुई थी दिशा सालियान वाली, तो मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मैंने मैनेज किया था। मेरे चैनल पर उन्होंने साफ साफ कहा, मुझसे साक्षात्कार करते हुए कहा किशोर तिवारी ने। किशोर तिवारी कौन है? शिवसेना उद्धव के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा कि मैंने मुंबई पुलिस को मैनेज किया। तो पावर गैलरी में यह भी चर्चा है कि संजय राउत के पास कोई ना कोई ऐसी गुप्त सीडी है दोनों पिता पुत्र की, जिसको लेकर के संजय राउत ब्लैकमेल कर रहे हैं, और संजय राउत कहीं कहीं से ये चर्चा आम कर देते हैं कि मेरे पास कोई सीडी है। अब ये अपुष्ट खबर है, ये पूरी तरह से पुष्ट मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये खबरें हैं, ये चर्चा है कि संजय राउत जी के पास कोई ना कोई सीडी है। लोग कह रहे हैं कि संजय राउत के पास कोई ऐसी सीडी है जो शायद उनकी तकदीर खराब कर सकता है। किनकी? उद्धव और आदित्य ठाकरे की। इसलिए संजय राउत जो मर्जी आता है, जब मर्जी आता है, कह देते हैं। अरे भाई, वो शरद पवार, चर्चा तो ये भी है कि संजय राउत शरद पवार जी के बड़े एजेंट हैं, जो शिवसेना उद्धव में मौजूद तो हैं, लेकिन वो आदमी शरद पवार के हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं
कि वो कांग्रेस के भी एजेंट हैं, कांग्रेस के ही इशारे पर ये सब काम कर रहे हैं। कौन बोलेगा ये बात कि कांग्रेस पार्टी से जो लोग छोड़ करके गए हैं कांग्रेस पार्टी को, उनको वापस कांग्रेस पार्टी में आ जाना चाहिए? मोदी से लड़ने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सबको एक साथ हाथ मिला लेना चाहिए, ऐसी बात कौन कहेगा? तो संजय राउत के मुंह से कहलवाया गया। किसके इशारे पर कहा गया? तो ये कहा गया है, सुनते हैं कि कांग्रेस के इशारे पर कहा गया है। अब कांग्रेस के स्थानीय नेता ने उनको कहा या कांग्रेस के आला कमान के तरफ से उनको ये संदेश गया कि साहब आप इस दिशा में कोई ना कोई आप नैरेटिव बनाना शुरू कीजिए कि शरद पवार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। शरद पवार अगर घोषणा कर दें तो ममता बनर्जी भी घोषणा कर देंगी। लेकिन ममता और शरद दोनों वही रेनकोट और बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि जब बारिश आएगी तब रेनकोट और छाते में तय करेंगे कि रेनकोट पहन लें या छाता लेकर के चलें। मतलब देखिए, छाता और रेनकोट दोनों का उन्होंने ऑप्शन दिया है। कहना क्या चाह रही हैं सुप्रिया सुले? एक तरफ सुप्रिया सुले आईना भी दिखा रही है संजय राउत को कि साहब ऐसा है कि रेनकोट और छाता का दो अर्थ हो सकता है। रेनकोट या तो कांग्रेस के साथ जाना हुआ, छाता या तो हम एनडीए के साथ चले जाएंगे या हम खुद अकेले चलेंगे। यही तीन बात हो सकती है। छाता का मतलब, रेनकोट का मतलब यह हो सकता है कि भैया हम ओढ़ लिए, हम तो उसी से आए थे, हमने वही कपड़ा पहन लिया। छाता का मतलब यह हुआ कि एनडीए में बगैर शामिल हुए एनडीए का हम समर्थन कर दें और एनडीए के छत्र छाया में हम आगे बढ़ें, हम अपना इंडिपेंडेंस भी हमारा बरकरार रहेगा और एनडीए के पार्टनर भी बन जाए हम, तो हमको वहां से लाभ भी मिलेगा। और अभी वो सरकार में हैं तो 29 तक तो कुछ होना नहीं है, हम उनके साथ चल सकते हैं। तो उनकी छत्र छाया में चलने के लिए वो तैयार हैं। रेनकोट पहनने की जहां तक बात है, उस कह रहे हैं वो जब देखा जाएगा जब बारिश होगी। और बारिश का मतलब क्या हुआ? 2029 के पहले महाराष्ट्र में भी चुनाव नहीं है, क्योंकि एक ही साल महाराष्ट्र का चुनाव और आम चुनाव लगभग एक ही साल में हो जाते हैं। 5-6 महीने का फर्क रहता है, 6 महीने का फर्क रहता है। तो 29 में महाराष्ट्र में विधानसभा का भी चुनाव होगा और 29 में महाराष्ट्र में लोकसभा का भी चुनाव होगा। तो 29 तक अभी कुछ नहीं करना है, 3 साल अभी बाकी है। 3 साल तक वो इंतजार करेंगे किसी भी सूरत में। तो उनका कहना है कि हम 3 साल अभी इंतजार करेंगे, जब बारिश आएगी, मतलब जब चुनाव का मौसम आएगा, तब तय करेंगे कि हमको रेनकोट पहन लेना है। रेनकोट का तात्पर्य है कि हम कांग्रेस में चले जाएं या छाता पकड़ लेना है, एनडीए के साथ उनकी छत्र छाया में रहना है। तब तक हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, ये कह रही हैं सुप्रिया सुले। लेकिन उधर वो क्या कह रहे हैं, संजय राउत क्या कह रहे हैं? संजय राउत जजों को भड़का रहे हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि राम मंदिर चलो, नहीं जाओगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी होगी, माफी मांगो राम के दरबार में जाकर के, बिना राम के शरण में गए हुए अब तुम्हारी कोई भलाई होने वाली नहीं है। तो राम के दरबार में जाओ, माफी मांगो, तो शायद तुम्हारा कुछ भला हो सकता है। और कैमरे पर आके कह रहे हैं कि मुझे मेरी बात हो गई है उद्धव जी से। कोई ऐसा नहीं है कि छुप छुपा के कह रहे हैं, कैमरे पे आके कह रहे हैं कि मेरी उद्धव जी से बात हो चुकी है। अब मित्रों, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि संजय राउत दोस्त हैं या दुश्मन। संजय राउत कांग्रेस के हैं, संजय राउत एनसीपी शरद पवार के हैं, या संजय राउत उद्धव ठाकरे के हैं। किसी की भी हो संजय राउत, लेकिन संजय राउत आदित्य ठाकरे के नहीं हैं। यही है उनका सीक्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।